आर्टिकल्स नहीं पढ़े, अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े, केसेस नहीं पढ़े और एक्ट्स नहीं पढ़े तो पॉलिटी नहीं पढ़ी। ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है। अब आधे लोग यहां से वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, जो जा चुके होंगे वो वही पछताएंगे, वही फेल होंगे। क्यों? क्योंकि असली मलाई तो यही है और हर एक स्टूडेंट के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट। ऐसे 7-8 बार ऐसा होगा जब भी वो मैंडेट पूछेगा ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द अबव आंसर होगा। एंड दिस इज द एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। 2025 में भी आया, 2024 में भी आया, उससे लेकर 2022 में भी आया और अभी इन फ्यूचर भी आने की संभावना है। मतलब प्लांट टिश्यू की बात हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन देखने को मिले। इनसे हटके उसने क्वेश्चन वीर शिवा पे पूछा। क्यों पूछा? जो हेल्थ फैमिली सर्वे है उसको तैयार करते हैं 5वां 6ठा जब वो आता है तो ऑटोमेटिकली इन चीजों के बारे में बात होती है, इन डेफिनेशंस के बारे में बात होती है। इस बार की इकोनॉमी काफी इजी थी, जिसको टफ लग रही होगी उसको पढ़ने की जरूरत है जीवन में। कोडिंग या उसकी वो जो ग्रेजुएशन वाली नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी का दायरा कवर करते हुए फैक्ट्स उसको कितने पते हैं वो इंपॉर्टेंट। गुप्ताज में क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है और उसमें भी टाइटल्स की वेटेज यूपीएससी हर बार प्रायोरिटी पे रखता है कि मैं टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं। यही एक फर्क होता है दोस्त, जब आप एक कैंडिडेट से पढ़ रहे होते हो और एक टीचर से पढ़ रहे होते हो। इसका एक्सपीरियंस, इसकी नॉलेज बहुत वास्ट है। मैं यूट्यूब पे ही आपको पूरा यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मैराथन वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगा और पेपर 2 के रिगार्डिंग भी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा। 2025 में ना सीएपीएफ में पॉलिटी से केवल 6 क्वेश्चन थे, लेकिन 6 के 6 क्वेश्चंस बन रहे थे दोस्त, केवल मैराथन वीडियो से। क्लास में तो छोड़ दो, केवल मैराथन वीडियो से। एंड दिस इज द स्पेशलाइजेशन, दिस इज द पावर ऑफ परफॉर्मेंस एंड दिस इज द एवीकेएस। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नाम शोगन, एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, हाल ही में अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से पूछे गए। मीनवाइल हम ये भी डिस्कस करेंगे, अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट था, इस एग्जाम से क्या चीजें आप सीख सकते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारी एनालिटिकल वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो उन सारी वीडियोस से बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। दिस इज द मास्टरपीस वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम कैंडिडेट्स के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो इस वीडियो को कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन मैं ऐसा जानता हूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आज वीडियो लंबी रहने वाली है रेगुलर टाइम से, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं उनका माइंडसेट, उनका एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका, उनका नजरिया, उनकी स्ट्रेटेजी, हर एक चीज टोटली चेंज हो जाएगी और उनके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। वीडियो में हर एक सब्जेक्ट की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, चाहे इसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, इकोनॉमी है या मिसलेनियस पार्ट है, कहां से क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस का नेचर क्या था, पीवाईक्यूज का रोल कितना था, मीनवाइल एनसीईआरटीज का रोल कितना था, मुझे कितना और एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहिए, रेगुलर बेसिस से पैटर्न हटके था तो क्या सीएपीएफ का पैटर्न भी हटके आएगा, और अगर एग्जाम थोड़ा हटके आता है तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस बारे में। ओवरऑल दोस्त, लगभग मुझे 3 दिन हो गए हैं और पूरा पोस्टमार्टम कर दिया मैंने इस पेपर का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसकी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने ना की हो। और अबाउट एवीकेएस, पिछले 10 सालों से असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। वी हैव स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड। लेकिन यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, सिविल सर्विसेज है, पर्टिकुलरली ये एग्जाम्स, लेकिन इसके अलावा भी जियो साइंटिस्ट या ईपीएफओ के एग्जाम, उसकी मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूं और उसके बिहाफ पे सीएपीएफ एग्जाम में क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं और एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। हाल ही में अभी पेपर 2 के रिगार्डिंग एक वीडियो हमारी आई और मुझे दिल से खुशी है और मैं थैंकफुल हूं आप सभी का। लगभग 50,000 कैंडिडेट्स ने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो से सीखा। उसमें हमने पीवाईक्यूज की डिटेल्ड एनालिसिस की है। यह वीडियो देखने के बाद आपको यह भी समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सर, क्या आपके कंटेंट से कोई क्वेश्चन देखने को मिला है? बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी शायद हो सकता है वेट कर रहे हो, सर कोई आपने तो ऐसा क्लेम नहीं किया, एवरीवन इज क्लेमिंग में मेरे सोर्स से यहाँ से क्वेश्चन आया, मेरे सोर्स से वहाँ से क्वेश्चन आया। दोस्त, घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपके सोर्स से कितने क्वेश्चंस आए, इंक्लूडिंग आवर सेल्स। हमारे सोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस लगभग 77 क्वेश्चंस इस स्लाइड में ही लगे हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस 13 से ऊपर क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चंस की अभी तक हमने इस चीज में यह नहीं देखा है कि हमारे सोर्स से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके उन दोनों को हटा के मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूं और जिसको बहम है एक बार आ जाना। उत्तम नगर ईस्ट गेट नंबर 3 से एग्जिट करने के बाद एवीकेएस एकेडमी मिल जाएगी, गूगल पे एड्रेस है। एक एक क्वेश्चन नोट से दिखा दूंगा, बुक से दिखा दूंगा और पीवाईक्यूज और जो अदर जो हमारे रिसोर्सेज रहते हैं वो तो मैंने कवर नहीं किए इसमें, केवल नोट्स और बुक्स की मैं बात कर रहा हूं इस मामले में। अब ऐसे में
हालांकि लोग ये भी बोलने स्टार्ट, चलो मुझे तो खुशी है, ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि एनसीईआरटी से बियॉन्ड एग्जाम देखने को मिलता है। दोस्त, एक साल पहले तो आप ये बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से ही एग्जाम है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन जब 2025 का एग्जाम आया तो सारी स्टेटमेंट्स चेंज हो गई। मैंने 2024 से पहले भी ऐसा बोला था, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। देखो, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि इसकी टांग खींचे उसकी टांग खींचे। इतनी हिपोक्रेसी है ना दोस्त यूट्यूब पे, प्रूव करने पे आ जाऊं ना, अंत नहीं है। लेकिन उसका फायदा क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि एक कैंडिडेट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करके आया और एक सीएपीएफ का कैंडिडेट जिसका एग्जाम होना है 19 जुलाई को, वो कैसे अपनी तैयारी इन 90 डेज में बेहतर कर सकता है, जिसके उसके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाए। अब कल एक स्टूडेंट हमारे पास आया और हमारा स्टूडेंट था, इस साइड की सर समवन इज सेइंग कि कोई भी 60 क्वेश्चन अगर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा उसको। दोस्त, अब ये तो 77 तो डायरेक्ट दिखा दिए, 13 इनडायरेक्ट दिखा दूंगा, अब मान जाओ क्या मानना है। मेरा पढ़ाते टाइम भी कैंडिडेट्स को या बाकी लोगों को एक ही सजेशन रहता है, नेवर एवर बी एक्सट्रीम इन योर थॉट्स एंड इन योर वर्ड्स। आपका एक ही काम है दोस्त, आप फोकस करो अपने गोल पे। अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम था। अगर कोई कैंडिडेट को यह एग्जाम मोस्ट डिफिकल्ट लगता है तो अभी उसको और पढ़ाई करने की जरूरत है। पीवाईक्यूज से काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, एक्सपेक्टेड थीम से क्वेश्चंस बन रहे थे, इसके अलावा एनसीईआरटी से भी काफी सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक अवे ए कैंडिडेट कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम। क्या? सबसे पहले तो उसे हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना होगा। कोई उसको ऊपर ऊपर से वो 20 जो पेज के नोट्स पढ़ के जाता है, वो एटीट्यूड नहीं चलेगा दोस्त। मैं सीएपीएफ कैंडिडेट को ये बात बोल रहा हूं। दूसरी, एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए एवीकेएस के यूट्यूब चैनल पे ही हमने एनसीईआरटीज का कोर्स हम कवर करवा रहे हैं। हिस्ट्री का हो चुका है, साइंस का 8, 9, 10 का आ चुका है, बाकी भी अभी जल्दी लेके आएंगे। एडवांस मटेरियल भी आपको पढ़ना होगा, चाहे इसमें नोट्स की बात हो, चाहे इसमें क्लासेस की बात हो। जो मैं ये बोल रहा हूं ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्लासेस की फॉर्म में आपको हो जाएंगे। मींस कोई एक टॉपिक है कि ओशियन जो करंट्स हैं वो कैसे, प्राइमरी कोज क्या है उनका जनरेशन का, ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस है। ये टीचर आपको समझाएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, और उसके बेसिस पे आप सैलिनिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का क्या रोल है वो अच्छे से समझ पाओगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। कभी कभी जब आप अच्छे टीचर से पढ़ते हो, आपका इंटेलेक्चुअलिज्म हाई होता है, तब आप एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज कर पाओगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल हो रही थी। पीवाईक्यूज रिपीट थे, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, वो करके जरूर जानी है। जीके बेस्ड क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, रिसेंट टाइम में इंक्रीज हुए हैं। कंप्यूटर की वेटेज देखने को मिल रही है, 6 क्वेश्चंस थे एग्जाम में। एलिमिनेशन टेक्निक अभी दिखाऊंगा। पेपर में नॉलेज से ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि पेरेंट्स से कि चेस खेलने की आपकी जो हेरिडिटी होगा क्या, ये वंश के आधार पे, मतलब पेरेंट्स से मिलेगा क्या आपको? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। मीनवाइल, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस इन योर एग्जाम। स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन देख के या एक पेज देख के 10-20 क्वेश्चन देख के कभी भी पेशेंस लूज मत करना। ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दोस्त, अभी पॉलिटी के 12 क्वेश्चन आए थे, 12 के 12 एवीकेएस के कंटेंट से हो रहे थे, विद प्रूफ अवेलेबल है, ये पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, देख लेना। अब बात आती है, ये क्वेश्चन है पॉलिटी के 12 थे, ज्योग्राफी के 21, हिस्ट्री के 21, इकोनॉमी के 9, साइंस के 29, कंप्यूटर के 6, करंट अफेयर्स से 14, मिसलेनियस 5, इंटरनेशनल रिलेशन से 3 क्वेश्चन। अब ये पॉलिटी की एनालिसिस है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन थे। ये एनालिसिस करने से पहले मैं एक ये झलक दिखा लेता हूं आपको। ये देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने ऐसे डाला है, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपके उस पे टेलीग्राम चैनल पे, आपको जाके वहां पे मिल जाएगी। ये क्यों डालूंगा? क्योंकि यहां से आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हो रहा है। अभी मैं जैसे मान लो आपको बताऊं कि क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल होगी, यहां पे आपको ये पॉइंट आना चाहिए। तो हर एक सेगमेंट के रिगार्डिंग इसमें डाला हुआ है, और थीम्स रिपीट हुई हैं दोस्त, थीम्स इसमें अच्छे से रिपीट हुई हैं। जीके आपकी स्ट्रांगली चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम से रिलेटेड भी हमें 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें ये हमें पता चल पा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम है, इसमें 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो इंडिविजुअल पर्सन रिलेटेड है, वो इंश्योरेंस स्कीम के क्वेश्चन उसने डाल दिया। मतलब एक वो क्वेश्चन उठा रहा है एक स्कीम से और दूसरी स्कीम के उसमें पॉइंट्स उसमें मिक्स करके वो क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस आर द यूपीएससी टेक्निक्स। यूपीएससी की ये भी टेक्निक है कि सपोज 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने को मिले, आप देखेंगे जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट 2 स्टेटमेंट हैं, वो दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कि उन दोनों में से एक ही ठीक हो सकती है, कैंडिडेट को पढ़ते ही ये समझ में आ जाएगा। अब उसको बस ये पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सी ठीक है। उसमें टोटल 3 स्टेटमेंट थी, जब उसको ये पता रहेगा तो तीसरी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आंसर उसका हो जा रहा है।
तो वहां से ये पता चलता है कि जब मान लो एग्जाम आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि 3 स्टेटमेंट में, मुझे तो ये स्टेटमेंट आते ही नहीं, मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं, लेकिन आप देख पाएंगे कि उसमें से एक ही स्टेटमेंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैग्मा के बेसिस पे क्वेश्चन आया, उसमें यह पता कि विस्कोसिटी अगर हाई रहेगी तो मोबिलिटी भी हाई रहेगी क्या, तो ऑफ कोर्स नो। अगर कोई चीज विस्कस रहेगी, जब सिर्फ ये बात पता होगी जिस चीज को, जिसने जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी, ऑफ कोर्स ये तो पता ही रही होगी उसको, टीचर्स लिखवाते हैं प्रॉपर्ली इस चीज को क्लास में, तो सिर्फ इस स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन हो जा रहा था उसका। इग्नियस रॉक्स में सिलिका हाई रहेगा तो सिर्फ इस फैक्टर के बेसिस पे उसका क्वेश्चन हो जा रहा था। सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में जो ऑल जो वर्ड है या कुछ ओनली वर्ड्स है, दिस आर द एक्सट्रीम वर्ड्स। एक्सट्रीम वर्ड्स के बेसिस पे आप हटा दोगे कि ये एक्सट्रीम तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला। एंड डेफिनेटली इन माय मैराथन वीडियो आई टोल्ड स्टूडेंट्स, दोस्त यूपीएससी फैक्ट्स पे फोकस कर रहा है, आपको प्रेसिडेंट के नाम भी पता होने चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर के नाम भी पता होना चाहिए, उनका कार्यकाल भी पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का भी पता होना चाहिए, और कुछ भी करंट अफेयर्स में हमने देखा, कुछ भी फर्स्ट एवर अगर लेवल पे चीजें हो रही हैं, पहली बार चीजें हो रही हैं, कुछ स्पेशल फेस्टिवल कंडक्ट हो रहा है, कोई समिट है, कोई थीम है, वी मस्ट नो अबाउट दैट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, जब यूपीएससी पता है पूछता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे इंटरनेशनल रिलेशन से, उसमें 2 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से, दोनों के दोनों क्वेश्चन इतने बेसिक लेवल के थे, इतने इजी कैटेगरी के थे, अब कोई इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के नहीं जाएगा दोस्तों, उसका कैसे हो जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और एक्ट्स में इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे कि बस ये बताना कि ईयर पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सीएपीएफ कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जिसने पेपर 2 भी तैयार किया है। जब भाई नक्सलिज्म पढ़ा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट तो पढ़ा ही होगा, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ, हमने तो पढ़ा है उस चीज में। एक प्रॉपर आप जब तैयार करते हो, जब आप सोसाइटी बेस्ड टॉपिक्स, ऑफ कोर्स उसमें पॉलिटी का भी एंगल है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड एक्ट हमारे यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस के बाद में 2013 का, आपको पता होना चाहिए उसमें वायलेंस की डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या वर्बल बेस पे है या फिजिकल बेस पे है या नॉन वर्बल बेस पे भी है, तो ऑफ कोर्स तीनों है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप गलत नहीं कर सकते। अभी एक पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, क्या क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, जीके बेस्ड क्वेश्चंस है, उनमें से कुछ ऑप्शंस आपको पता रहेंगे, कुछ नहीं पता रहेंगे, तो वहीं पे आपको 50-50% का गेम खेलना होगा। कुछ ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस था, वो आपको पता होना चाहिए, दीज आर द जीके बेस्ड क्वेश्चंस। लेकिन जब हम डिटेल्ड, ये तो प्रूफ मैं दिखा दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन ये इंटरेस्ट पेमेंट वाला, वो बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन था, ये ग्रीन बॉन्ड वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इकोनॉमी के बेसिस पे, इकोनॉमी बहुत इजी आई हुई थी दोस्त, ये तो पता ही होना चाहिए ना गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अगर आप इतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो हर एग्जाम में कुछ इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले एक कैंडिडेट को इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए, और इसमें अच्छी खासी संख्या थी उन क्वेश्चंस की। देख लेते हैं थीम्स पे के बेसिस पे कौन कौन से थे। आपको एक लास्ट में दिखाऊंगा, एक एग्जांपल की सहायता से दिखाऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल हो पा रही थी, या कैसे जनरल स्टडीज बेस्ड चीजें आप इसमें इस्तेमाल कर पा रहे थे। अभी लोगों को लग रहा होगा ये बस ठीक है अपना दिखा रहा है, और दोस्त मुझे कोर्स बेचने का कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है माइंड में। मैं यूट्यूब पे ही आपको पूरा यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सारी मैराथन वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, सारे PYQs करवाऊंगा, और पेपर 2 के रिगार्डिंग भी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। इट्स अप टू यू कि आप कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज करते हो। अब ये क्वेश्चन था, ठीक है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था भाई, ये तो 10 बार पूछ लिया होगा यूपीएससी ने, मणिपुर में है, फुमदिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, केवल लामचो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, और उसमें नॉट करेक्ट। अब पूरे पेपर में देखोगे ना, मोस्टली क्वेश्चंस यूपीएससी नेगेटिव कैरेक्टर के पूछती है कि नॉट करेक्ट बताओ कि नॉट करेक्ट कौन सा है। और ऐसे में जब साइंस के क्वेश्चंस आप टैकल करते हो तो कैंडिडेट गलती करता है। सपोज इसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि WHO की समिट न्यू दिल्ली में हुई है और 3rd वाली हुई है, तो वहां पे वो 2nd हुई थी, 3rd नहीं हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। एक उसने इसी में 2nd स्टेटमेंट दी हुई थी कि इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी, जून में मनाया जाता है 21 जून को। अब कैंडिडेट को सपोज ये आंसर आता है कि भाई ये 3rd नहीं थी, ये 2nd थी, दिसंबर में न्यूज में थी, ये जून में थी, सपोज ये भी उसको याद है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। क्वेश्चन में था नॉट करेक्ट बताओ, तो आंसर हुआ ओनली 1। हो सकता है उस कैंडिडेट ने ओनली 2 लगा दिया हो, मतलब आपकी नॉलेज भी थी आपके पास, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया दोस्त। जहां पे 2 नंबर मिलने चाहिए थे, मैं सीएपीएफ के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, इसमें तो 0.8 मार्क्स का रहता है, जहां पे 2 नंबर मिलने चाहिए थे वहां पे -0.67 हो गया। मतलब ओवरऑल लॉस आप देखोगे तो -2.67 का हो गया कैंडिडेट को। यही वो चीज है जब एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से पीछे हो जाता है। और एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। मतलब समटाइम्स क्वेश्चन को करने के लिए आपको हर एक ऑप्शंस पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको माइंड एक्टिव हो ऐसा बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन सरगासो सी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, कम से कम 10 बार यूपीएससी ने पूछ लिया होगा सरगासो सी का। अगर आप फिर भी तैयार नहीं करोगे इट्स योर फॉल्ट। लेकिन जिसको PYQs की इंपॉर्टेंस नहीं पता है उसको कोई क्या ही बोलेगा। ये क्वेश्चन देखो,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 368। ऑल बोल दिया कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी रेटिफाइड, आधे से ज्यादा स्टेट से, ऐसा ही नहीं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करता है केवल वही है। सिर्फ इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे अब ये दो वाली हटा दोगे, ये वाली नहीं आंसर, मतलब ये तो है ही। अब ये आपको मेजोरिटी के बेसिस पे पता होना चाहिए। मतलब यहां से हमें ये भी पता चलता है कि इसके जो कोरस्पोंडेंस टॉपिक्स हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये अब जो टॉपिक ऑफ द डे आता है ना एग्जाम में, वहां से भी आपका बन रहा था। और ये सिक्किम का तो जब अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो वहां से भी पता चलता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इसमें क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नोट करेक्ट पूछ रहा है इसमें भी पॉलिटी के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मैं बात करूँ तो इसमें 81 है थीम में। रुको एक मिनट, ये हमने देख लिया। 75 वाला एक ऐसा क्वेश्चन था, ये हमने देख लिया। और 67 वाला एक ऐसा क्वेश्चन था। ये देखो, ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जिसको ये स्टेटमेंट पता है वो बोल रहा है करेक्ट वाली बताओ इसमें, ये वाली इनकरेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जो विस्कस लावा होगा ऑफ कोर्स उसकी हाई मोबिलिटी नहीं होगी ना यार, तो ऑटोमेटिकली ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। दिस इज द आंसर। मैंने 3 स्टेटमेंट पता भी नहीं हो, पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, आंसर हो गया। तो एलिमिनेशन टेक्निक में देखने को मिली, अदर क्वेश्चंस में भी देखने को मिली, जैसे कि अभी दिखाता हूं आपको। ये क्वेश्चन है, ये दो स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब या तो ये सही होगी या ये सही होगी, दोनों तो सही नहीं होगी ना। सपोज अब जिसको एग्जैक्ट जिसने पढ़ा होगा, ये पेज नंबर 9 पे है, पेज नंबर 9 एवीकेएस की बुक पे, तो जिसने ये 3 डायमेंशन देख लिए होंगे कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इंपावरमेंट है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, कॉमन सेंस से माइंड वो लगाएगा कि प्रॉपर्टी नहीं है, ऑटोमेटिकली आंसर निकाल देगा उसके बेसिस पे। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब वापस ये हमने कुछ देखा, जब आप इसको डिटेल में देखोगे ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और फिर भी आपको टेस्ट की फॉर्म में चाहिए तो मैं उसमें एक बार सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, यूपीएससी पीवाईक्यूज बहुत 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 ज्यादा रिपीट थे इसमें। अब हमने क्या किया सीएपीएफ कैंडिडेट्स के लिए, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका टॉपिक, उसका सब टॉपिक वो निकाल लिया और उनके बेसिस पे आपको सीएपीएफ में वो तो तैयार करके जाने ही जाने हैं हमने। मोस्ट इंपोर्टेंट ये तो 12 क्वेश्चंस वो हैं जो यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम में पूछे। इसके बाद ये क्वेश्चंस वो हैं जो पूछे जाने की संभावना है। मतलब एक कैंडिडेट अगर पॉलिटी सब्जेक्ट को तैयार कर रहा है और उसने ये सब तैयार नहीं किए, उसकी तैयारी अधूरी है। और बिलीव में दोस्त, मैं बोल रहा हूं 12 में से 12 क्वेश्चंस कैंडिडेट ने किए, 12 में से 12। साइंस में से 29 में से 27 क्वेश्चंस, ओपनली चैलेंज है, 27 क्वेश्चंस एवीकेएस के कंटेंट से था। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी और के में से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड सोर्सेस में से हैं बिल्कुल सारी चीजें, कुछ एनसीईआरटी में से हैं, कुछ एनसीईआरटी इसके बियॉन्ड है। और जो एनसीईआरटी इसके बियॉन्ड है, वो जो 2 क्वेश्चन है ना, जो मैं बोल रहा हूं कि एवीकेएस में नहीं है, वो जो 2 क्वेश्चन है ना, वो टीचर ने क्लास में एक्सप्लेन किए हैं, लिखे हुए में नहीं है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में है। और वो भी यूट्यूब पे कवर करवाऊंगा उसके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। बात आती है पॉलिटी की, कौन कौन से चैप्टर्स थे दोस्त, ये बात ध्यान रख लो। यूपीएससी ने बोल दिया अब प्रेसिडेंट चैप्टर, वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहे हो तो फैक्ट्स पढ़ना मत भूलना। आपको ये पता होना चाहिए कौन भारत का प्रेसिडेंट था, कौन वाइस प्रेसिडेंट था, और उसमें कोई यूनिक चीज थी तो वो भी पता होना चाहिए कि कौन यंगेस्ट है, कौन ट्राइबल है, कौन मल्टीपल टाइम्स बना है, कौन सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहा है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन स्पीकर से बना है, कौन वाइस प्रेसिडेंट से बना है। पीएम के कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन बन रहा था, मोरारजी देसाई का क्वेश्चन, जिसको कार्यकाल पता है, सिर्फ इतना। बाकी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल यूनिक थी, कैंडिडेट को पता हो सकती है, नहीं पता, सिर्फ इस फैक्टर के बेसिस पे उसका क्वेश्चन बन रहा था। उसको बस ये पता होना चाहिए मोरारजी देसाई का कार्यकाल क्या था। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 15 जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना वो आंसर दे देगा उसका। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा, आर्टिकल 368 की प्रोसेस से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। उसमें एक स्टेटमेंट गलत थी कि भाई जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है सीजीआई की नजर में, अब उसमें देखो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मेंशन है बुक में, लेकिन प्रेसिडेंट की नजर में है, मतलब जिसने फास्ट रीडिंग कर दी, मतलब नॉलेज है उसको। कभी कभी माइंड ऐसा होता है ना, माइंड अपने आप वर्ड उठा लेता है, पढ़ते पढ़ते गलत वर्ड पढ़ देता है, वही कैंडिडेट के साथ होता है एग्जाम में। इसलिए योर माइंड शुड बी अलर्ट मोड, हाई एक्टिव मोड पे होना चाहिए। बिल्कुल हर एक शब्द जो हम पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए, मैं कहां पे करेक्ट वर्ड पढ़ रहा हूं, कहां पे इनकरेक्ट पढ़ रहा हूं, कहां पे ऑल पढ़ रहा हूं, कहां पे ओनली वर्ड पढ़ रहा हूं, कहां पे रिप्लेस करता है, प्रेसिडेंट को पीएम से कर देगा, पार्लियामेंट से कर देगा, इस तरीके से सीजीआई से कर दिया। तो आपस में जो ये कीवर्ड्स हैं इनको जो तोड़ना मरोड़ना है। गवर्नर वाले क्वेश्चन में पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट की रिपोर्ट गवर्नर की रिपोर्ट पे हटाता है एसपीएससी के मेंबर्स को, गलत। सुप्रीम कोर्ट आना था, वो गवर्नर को रिपोर्ट कर दिया उसमें, एक स्टेटमेंट में वहीं से आंसर बन रहा था उसका।
मीनवाइल लोकल गवर्नमेंट के आर्टिकल्स, भाई आर्टिकल पढ़ के जाने, पूरी पॉलिटी रट ली, सारे कॉन्सेप्ट्स रट लिए, लेकिन फैक्ट्स नहीं पढ़े, आर्टिकल्स नहीं पढ़े, अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े, केसेस नहीं पढ़े और एक्ट्स नहीं पढ़े, तो पॉलिटी नहीं पढ़ी। उसके रिगार्डिंग एक मैराथन वीडियो आ चुकी है, बाकी चीजें मैं कवर करवाऊंगा, यूट्यूब पे ही कवर करवाऊंगा। 7 शेड्यूल की लिस्ट, अब उसने बोल दिया स्टेट लिस्ट और कंकर्न लिस्ट में इंटरचेंज करके पूछेगा, लैंड का पूछ लिया, पब्लिक ऑर्डर का पूछ लिया, लोकल गवर्नमेंट का पूछ लिया। अब कोर्स तीनों स्टेट लिस्ट के हैं, जिसको बेसिक पता होगा, तो जो बचा वो स्टेट लिस्ट का था ही नहीं है, ये आंसर था। स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल्स, रिपीट क्वेश्चन, दोस्त सुनो, दिस इज पीवाईक्यू, 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 इसमें से आधा पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू, ये सारे पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी के। जियो साइंटिस्ट में 2025 में क्वेश्चन आया सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, जिसने वो प्रैक्टिस करके गया होगा वो आराम से बता देगा कि भाई वायलेंस किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसमें। जिसने फॉरेस्ट राइट एक्ट, आरटीआई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबको नहीं पता कि 2012 का था, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अमेंड हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ, तो लेकिन भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट तो नक्सलिज्म पढ़ते हो, पढ़ते हैं ना आप, वही आंसर था उसका कि करेक्ट है, बाकी सब मिस मैनेज थे उसमें। और टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के हायरार्की में लगाओ कौन ऊपर है कौन नीचे है, और इसमें भी बेसिक सेंस जिसको पता रहेगी, जिसने ये चैप्टर्स पढ़े रहेंगे वो आराम से कर लेगा उसको। तो ये तो एग्जाम में टॉपिक्स थे और ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है। अब आधे लोग यहां से वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, जो जा चुके होंगे वो वही पछताएंगे, वही फेल होंगे। क्यों? क्योंकि असली मलाई तो यही है, असली चीज तो अब आई है वीडियो की, कि ये तैयार करना है। अब मुझे लिस्ट ऑफ स्पीकर, सीजीआई और जो भी फर्स्ट कोई भी किसी का कमीशन का हेड हो सकता है, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की जो लिस्ट है वो भी मुझे तैयार करनी है, और उसका कार्यकाल भी तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। भाई कोई भी एग्जाम लिख लेना, खुली छुट्टी है, कोई भी एग्जाम लिख लेना, चाहे इसमें यूपीएससी की बात हो, चाहे स्टेट पीसीएस की बात हो, ये अगर ये चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक अच्छा स्कोर आप पॉलिटी में करके आओगे। और मैराथन वीडियो अवेलेबल है उसके लिए, मैं कोर्स खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, मैराथन वीडियो अवेलेबल है उसके लिए। देखो यार, चीजें कोर्सेज हमारे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल रहते हैं, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल रहते हैं, वो चीजें चलती भी रहेंगी, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलनी भी चाहिए, तभी सस्टेनेबल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तभी ये चीजें आ पाती हैं। मैं प्लेटफॉर्म पे, मुझे सपोज कहीं से सैलरी मिलती है, चीजें मिलती हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने बोल पाता हूँ, तो ये फैक्टर के बेसिस पे आपको दे पाता हूँ, चीजें आगे बढ़ती हैं, बट इट शुड बी इन सस्टेनेबल मैनर। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, अमेंडमेंट्स, फैक्चुअल, स्पेशली जैसे अमेंडमेंट कई बार पूछा गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोविजन, 44th के प्रोविजंस, 100 से स्पेशली 99 से लेके 106 तक के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला जो पूछा है वो पास्ट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और उसके इससे सिमिलर, मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, केसेस है, सीएपीएफ में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है। स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स में भी 4th, 8th और 9th to 12th, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्केड्यूल है जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा, दीज आर द मोस्ट फेवरेट एरियाज, दीज आर द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी। यहां से क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र बनाई है दोस्त, 650 क्वेश्चंस है उसमें, और 650 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो, पिछले 10 साल की एनालिसिस, एक एक चीज की यूपीएससी का कौन सा फेवरेट एरिया है, कौन सा कम फेवरेट एरिया है, जहां से प्रोबेबिलिटी कम होती है क्वेश्चन पूछने की। और जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, या कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछ लिया, सिविल सर्विस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बिलीव मी, सब कोई, हर कोई उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, और जब हर कोई उस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बोर होना भी जरूरी नहीं। परेशान सिर्फ उसके लिए होना है जो क्वेश्चंस बाकी लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है ये रिलेटिव मैनर में है, मार्क्स की फॉर्म में है। ऑफ कोर्स हमें इंडिविजुअल बेसिस पे compete करना है, लेकिन वी हैव टू compete अदर्स आल्सो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ज्यादातर जब भी क्वेश्चन पूछे उसने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से पूछे हैं, और उनमें से भी कैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो नेशनल कमीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनसे क्वेश्चन बनता है। पार्लियामेंट के अभी क्वेश्चन इसमें नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इसमें सब टॉपिक्स की बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट। एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में राइट टू एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51, ये क्वेश्चंस बनते हैं। जो अदर एक्ट्स हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं, और कमीशन और कमेटीज मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं। 2024 में 25 में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, और स्टूडेंट्स ने पैनिक करना स्टार्ट किया। 2025 में ना सीएपीएफ में पॉलिटी से केवल 6 क्वेश्चन थे, लेकिन 6 के 6 क्वेश्चंस बन रहे थे दोस्त, केवल मैराथन वीडियो से, क्लास में तो छोड़ दो, केवल मैराथन वीडियो से। एंड दिस इज द स्पेशलाइजेशन, दिस इज द पावर ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दिस इज द एवीकेएस। ठीक है, दिस इज, तो ये हमको तैयार करना है। एंड अबाउट द नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू एंड पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर 1 में भी क्वेश्चंस आते हैं, भले ही 2 क्वेश्चन आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। ब्यूटी इज दैट कि हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो में यूट्यूब पे एक और करूंगा। लास्ट ईयर 10,000 प्लस कैंडिडेट्स ने बेनिफिट लिया था उस वीडियो का, वीडियो भी दूंगा उसमें वी विल
डिस्कस दैट पार्ट। एग्जाम में वही पूछता है। इस बार वाले में भी बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया, यूएन पीसकीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन थे। तो ऐसे में फाउंडिंग मेंबर्स हमको तैयार करना है, प्रेजेंट मेंबर्स क्योंकि बाद में मेंबर्स ऐड हुए होंगे। सार्क में यही क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान का ऑप्शन में 2007 में ऐड हुआ था, बस जिसको ये बात पता थी आंसर आ जा रहा था। बिम्स्टेक वाले में जिसको बस प्रेजेंट मेंबर पता है कि भाई पाकिस्तान थोड़ी है उसमें, सार्क वाले में है पाकिस्तान, बिम्स्टेक वाले में क्या करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर कर दे रहा था। बस इतने बात पता होनी चाहिए थी। पास्ट में ऐसे क्वेश्चन क्वाड से रिलेटेड, ब्रिक्स से रिलेटेड, एससीओ से रिलेटेड हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिले हैं। तो वी हैव टू सेक्रेटेरिएट हमें पता होना चाहिए, कोई उससे रिलेटेड बैंक बनाया है उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग मेंबर्स ने मिलकर, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो हमको पता होना चाहिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाला बैंक है तो हमको पता होना चाहिए, तो इंडिया के पास मेंबरशिप है या नहीं है ये भी पता होना चाहिए, उसका एम क्या है, मैंडेट क्या है। एग्जाम में यही क्वेश्चन था एक, पास्ट में एससीओ से रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए। सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आया, काउंटर टेररिज्म क्या उसका मैंडेट है, पाकिस्तान क्या करेगा फिर उसमें। कभी कभी कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने होंगे। एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि जब एफटीए साइन होता है तो किस किस सेक्टर में एफटीए साइन होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं या 3 होते हैं तो तीनों करेक्ट होते हैं। सेम विद द मैंडेट, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से 7-8 बार ऐसा होगा जब भी वो मैंडेट पूछेगा ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द अबव आंसर होगा उसका। एंड दिस इज द एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखने को मिलता है इंटरनेशनल रिलेशन स्पेस पे, वर्ल्ड पीस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर द पेपर 2। 2025 में भी आया, 2024 में भी आया, उससे लेकर 2022 में भी आया और अभी इन फ्यूचर भी आने की संभावना है। अब उसके राउंड ऑफ जो इश्यूज बनते हैं वो वी हैव टू प्रिपेयर, और इंडिया इज द सेंटर पॉइंट। इंडिया के कंटेक्स्ट में चीजों को तैयार करना है, वो एस्से में भले ही जनरलाइज वे में पूछे, वी हैव टू प्रिपेयर विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हिस्ट्री, सबसे डराने वाला सब्जेक्ट। भाई हिस्ट्री आ गया माइंड में तो पता नहीं, मतलब क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं। इस एग्जाम में 21 क्वेश्चन देखने को मिले और हर एक स्टूडेंट के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स इतने ज्यादा है, हिस्ट्री इतना वास्ट है, मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं दोस्त कि 21 क्वेश्चन आए, आपको 8 आते हैं, कोई बात नहीं, 8 ही करो, कोई सिलेक्शन नहीं रोक रहा उसके बेसिस पे कि हिस्ट्री में 21 में से 8 किए, बाकी सब्जेक्ट्स पे एफर्ट लगाओ। लेकिन यहां पे अटेम्प्ट करोगे 15, उनमें से 8 गलत करोगे, 7 ठीक करोगे, और जो 8 गलत किए फिर वो और नेगेटिव में लेके 2-3 पे आपका स्कोर रह जाएगा, फिर बात खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हिस्ट्री में स्टेटमेंट्स इतनी वास्ट होती हैं कि अगर हमको ऐसा लगता है मैं एज ए कैंडिडेट मैंने ये नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो स्टेटमेंट गलत है। आपकी कवरेज मैटर करती है और यहां पे टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करता है, और यही एक फर्क होता है दोस्त, जब आप एक कैंडिडेट से पढ़ रहे होते हो और एक टीचर से पढ़ रहे हो तो इसका एक्सपीरियंस, इसकी नॉलेज बहुत वास्ट है। अब मोस्टली जब हम ये प्रोवाइड करवाएंगे ना पीडीएफ, आप देखेंगे क्लास नोट्स में से स्टूडेंट की राइटिंग के बेसिस पे वो आपको दिख जाएगा, और उसमें भी देखो हर स्टूडेंट का अलग रहता है। अब मान लो टीचर पूरी कहानी बोल के चला गया, सब कुछ समझा के चला गया, फैक्ट्स लिखवा, अब लिखने वाले ने, टीचर ने बताए 10, आपने लिखे 3, टीचर ने बताए 10, आपने लिखे 7, किसी ने लिखे 8, किसी ने लिखे 9, तो 9 वाले की कवरेज ज्यादा स्ट्रांग हुई ना, टीचर ने तो 10 के 10 आपको प्रोवाइड करवाए। तो ऐसे में सामने वाले पे भी डिपेंड करता है। एट एवी केयर्स हम बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाने का वादा करते हैं, और वो करवाते भी हैं क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं दीज आर आवर स्ट्रेंथ्स। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जब गौरव सर पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री, भाई क्वेश्चन कैसे ना आएगा उस चीज़ से, समझाने का तरीका, माइंड में पहले हिस्ट्री समझो एक बार, यही बात नहीं पता है मोस्टली लोगों को। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्ट्री वी हैव टू रीड। लेकिन इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस प्री हिस्ट्री से भी पूछा, प्रोटो हिस्ट्री से भी पूछा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी क्वेश्चन देखने को मिला, आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अभी ये देखो, प्री हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, प्रोटो हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, एंशिएंट से 7 क्वेश्चन, मिडिवल से 2 क्वेश्चन, मॉडर्न से 4 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला, जिसको पेपर 2 में ये चीजें डिस्कस होती हैं, जिसको बेसिक चीजें पता रहेंगी वो इसको कर लेगा। ऐसे क्वेश्चंस में भी स्टेटमेंट, मतलब आंसर आप कॉमन सेंस के बेसिस पे भी निकाल सकते हो, लेकिन आपकी नॉलेज का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन केव्स पे और 1 क्वेश्चन पेंटिंग्स पे। तोड़ लेते हैं। मोस्टली मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट ऑल द टाइम, मोस्टली जब भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, चाहे कोई भी एग्जाम है, सीडीएस का है, सीएपीएफ का है या आपका सिविल सर्विसेज का है, मोस्ट ऑफ द टाइम 40% क्वेश्चंस, मान लो 20 क्वेश्चन पूछे तो लगभग 8 क्वेश्चंस सोर्स ऑफ हिस्ट्री पे वो पूछेगा कि हिस्ट्री का सोर्स क्या है, हमें कैसे पता चला कि हिस्ट्री है। जब हिस्ट्री के सोर्सेज की बात होती है तो उसमें लिटरेरी सोर्स भी है और उसमें साइट्स भी हैं। जब लिटरेरी सोर्सेज की बात होती है तो उसमें दोनों तरीके के सोर्सेज हैं, उसमें इंस्क्रिप्शन भी है, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं, ये प्रॉपर लिखा हुआ है और ये अभी चीजें डेसिफर की जा रही हैं। और
मैन्युस्क्रिप्ट्स में और इसमें जो साइट्स में जब नई नई खोज हो रही है तो क्वेश्चंस वहां से फ्रेम होना स्टार्ट होते हैं। सीडीएस वाले एग्जाम में भी 4 क्वेश्चन साइट्स के बेसिस पे, 2 क्वेश्चंस इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे और 2 क्वेश्चंस मैन्युस्क्रिप्ट्स के बेसिस पे देखने को मिले। इसमें बुक्स वगैरह भी आपकी इंक्लूड हैं और ट्रैवलर्स पे हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर और माइक्रो लेवल पे एनालिसिस की जाए इसकी, तो प्री हिस्ट्री में हमारे 3 फेज हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक से कोई क्वेश्चन नहीं बना, मीजो और नियोलिथिक से क्वेश्चन उसने पूछा, और ऐसा अब रिसेंट टाइम में यूपीएससी ने किया है कि वो प्री हिस्ट्री की वेटेज बढ़ा रहा है। मतलब पहले क्वेश्चन आईवीसी या प्रोटोटाइप से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, आईवीसी से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसने प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए और देयर इज अ रैशनैलिटी बिहाइंड दैट कि व्हाट्स द रैशनैलिटी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नई नई खोज हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब रेगुलर बेसिस पे नई नई साइट्स पता लग रही हैं हमें, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस बनते हैं। किसी ना किसी कारण से ये साइट्स न्यूज में आती हैं और वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब ऐसे में मेसोलिथिक से क्वेश्चन उसने पूछा, साइट्स की लोकेशन पूछी, जैसे बोगर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उसने, राजस्थान में है। नियोलिथिक फेज से क्वेश्चन पूछा कि पिट ड्वेलिंग से रिलेटेड 2 साइट्स थी, बुर्ज होम और गल्फ करल, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा, गल्फ करल। अब बात आती है प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप में भी जब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी, मतलब इसी का फेज है ये, चैल्कोलिथिक फेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन, यूपीएससी इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द अदर एरियाज, जैसे चैल्कोलिथिक फेज, अहर कल्चर, मतलब जो स्टोन और मेटल का टाइम है उससे अब क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ती नजर आ रही है। प्रेजेंट टाइम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले। अब बात आती है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये एरियाज थे जिनसे क्वेश्चन पूछे थे, और इन फ्यूचर जब पूछेगा वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन उसने पूछा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का और अशोका का। फैक्चुअल क्वेश्चन से रुद्र दमन से जुड़ा हुआ है, इंडो ग्रीक किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पास्ट में भी इंडो ग्रीक से जुड़े हुए क्वेश्चंस कि फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत किसने की, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिले। इसके अलावा गुप्ताज में क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है और उसमें भी टाइटल्स की वेटेज यूपीएससी हर बार प्रायोरिटी पे रखता है कि मैं टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं। पहले भी अभी सीएपीएफ एग्जाम में भी टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। मींस जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर कहीं पे भी टाइटल्स किसी भी किंगडम में इस्तेमाल हो रहे हो तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दैट पार्ट। और जब मौर्याज और गुप्ताज की बात होती है और दोनों में से क्वेश्चंस फ्रेम करने की बात होती है, तो यूपीएससी मोस्ट ऑफ द टाइम गुप्ताज अंपायर को चूज करता है। मींस गुप्ता अंपायर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, और टर्म्स में मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उसमें भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे इस बार पोरी और वाराहा पास्ट में एग्जाम, ये पास्ट में आया था, ये पीवाईक्यू है, और ये दिस टाइम एग्जाम में आया, ये पीवाईक्यू है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी चलो बताता चलता हूं साथ के साथ कि कौन से पीवाईक्यू हैं। ये जो अभी बिम्स्टेक और सार्क पूछा ना, दोनों पीवाईक्यू थे दोस्त। यूएन पीस कीपिंग वाला नया था, वहां उसके आंसर देने के लिए आपको यूएन के ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो वहां से वो क्वेश्चन फ्रेम हो जा रहा था। वापस से इसमें आते हैं, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, संगम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कुछ फर्स्ट टाइम नहीं है, संगम से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं। और जब संगम पीरियड की बात आती है, तो उसमें जब ये चेरा, चोला, पांड्यास की बात आती है, तो इनसे रिलेटेड किंगडम्स, इनकी कैपिटल्स और इनके एम्बलम, ये एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनके टाइम्स की कोई भी लिटरेरी सोर्सेज वगैरह हमने देख लिया कि वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कंटेम्प्रेरी पीरियड की भी तैयार करनी है, मतलब एंशिएंट के भी टाइम में जो है, संगम एज में है, वो भी हमको तैयार करनी है। और जो बुक्स राजा ने लिखी है या राजा के बिल्कुल खास आदमी ने लिखी है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आप जाने रहे होंगे जब पीवाईक्यू करेंगे, चाणक्य से रिलेटेड जब बुक्स हैं वो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती हैं। महाजनपदास से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं, और इस बार मगधा की बात हुई है। और ऑफ कोर्स जब हिस्ट्री को इस क्वेश्चन में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करके पूछा गया है, देखो बहुत स्पेशलाइजेशन की नीड है, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो फिर कॉमन सेंस की नीड है। ये वाला एरिया कौन सा है? लोअर बिहार का और झारखंड का एरिया है, वहां पे अच्छी रेन होती है, अच्छी रेंज जहां पे रहेगी ऑटोमेटिकली वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन था, बिल्कुल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसको पता रहेगी वो क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। वहां पे आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एलिफेंट से। जब यहां पे एग्रीकल्चर जहां पे रहेगा, ऑफ कोर्स वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां की आर्मी ज्यादा होगी, और जहां पे आर्मी स्ट्रांग होगी उसको हथियारों की जरूरत होगी, और हथियारों के लिए खोज करनी पड़ेगी, और इसलिए माइंस की खोज हुई और वहां पे आयरन माइंस खोदी गई। मेनवाइल वो फर्स्ट थे जिन्होंने एलिफेंट्स इस्तेमाल किए थे। तो ये एग्जाम में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। तो इस तरीके से महाजनपदास की कैपिटल और डायरेक्शंस के बेसिस पे कि कौन सा साउथ मोस्ट है, इस तरीके के से क्वेश्चंस पास्ट में हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब बात आती है मिडिवल हिस्ट्री की। वो समय गया जब दिल्ली सल्तनत से ही क्वेश्चंस बन जा रहे थे। अब वो यूपीएससी का फेवरेट थीम है, उसमें एक ट्रेवलर्स में बिल्कुल पीवाईक्यू है, इबन बतूता वाला रिहाला, बिल्कुल पीवाईक्यू, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अदर ट्रेवलर्स वी हैव टू प्रिपेयर। सीएपीएफ एग्जाम में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ट्रेवलर्स के बेसिस पे। हर साल यूपीएससी के एग्जाम में ट्रेवलर्स बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो नहीं करता है वो मूर्ख है। अब अदर्स जो ऑप्शंस में दिए जाते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर दैट। अल-बरूनी, अब्दुल रज्जाक, पर्शिया से बरबसवा, वी हैव टू प्रिपेयर दैट। हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए, हमें किसके कार्यकाल में आया वो भी पता होना चाहिए, और उसने क्या लिखा, क्या किया, क्या बोला, वो भी पता होना चाहिए। विजयनगर अंपायर पे यूपीएससी की बहुत नजर रहती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम करता है, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। और भक्ति मूवमेंट में क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस अलवर और नयनार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये विष्णु भगत थे, ये शिव भगत थे, लेकिन दिस टाइम इनसे हटके उसने क्वेश्चन वीर शिवा पे पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि न्यूज में था भाई। कर्नाटका में जब सेंसस हो रहा था तो वहां पे इन लोगों ने अपना नाम हिंदुइज्म कैटेगरी में लिखवाने की जगह बोले हम लिंगायत सेट का पार्ट है, लिंगायत मूवमेंट का पार्ट है। वो मूवमेंट चला, लिंगायत मूवमेंट, और ये शिव को की पूजा करने वाले लोग थे। यही एग्जाम में क्वेश्चन था, तो यहां से क्वेश्चन उसने फ्रेम किया। पास्ट वाले सीडीएस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस थे दोनों। तो एक स्टूडेंट को इसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, और इन तीनों के तो जरूर प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाले। बोर तो नहीं हो रहे? देखो बहुत जोर लगाया दोस्त, ठीक है। 3 दिन का पूरा काम, 3 दिन का वो बता रहा हूं अब कुछ घंटों में, एंड वो 3 दिन से पहले कई सालों का एनालिसिस वो बता रहा हूं। तो पेशेंस बनाए रखिए और सीखिए, एग्जाम में डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं, चाहे इसमें नॉन कोऑपरेशन की बात हो, चाहे इसमें सिविल डिसोबीडियंस की बात हो, चाहे इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो। कमीशंस और एक्ट से रिलेटेड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो इस एग्जाम में देखने को मिला, ये भी एग्जाम में देखने को मिला था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फेमाइन कमीशन वो पूछ सकता है, अदर पुलिस से रिलेटेड कमीशन वो पूछ रहा है, अदर कमीशन जो स्टैब्लिश किए गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस कमीशन थे वो पूछे जा सकते हैं। क्रोनोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री। अगर क्रोनोलॉजी भी देख ली ना तो भी 1-2 क्वेश्चन इजिली कर लोगे, और ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का क्वेश्चन था इस वाले एग्जाम में, ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस बार स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन पूछा कि सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसे कह के संबोधित किया। बस ये बात तो भाई बंदे को जाने जाने को पता है, और जब हम पेपर 2 में पढ़ाते हैं तो कई बार इस तरीके के जो कोट्स हैं हम इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि हमारा इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बार स्वामी विवेकानंद था, पास्ट में दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन, बी.आर. अंबेडकर, दीज आर द मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटीज ऑफ द यूपीएससी। राजा राम मोहन राय, इनसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछते हैं। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो केव्स और पेंटिंग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो सपोज आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ते हो तो वो लास्ट में कुछ पेजेस दे रहते हैं जहाँ पे टेबल फॉर्म में चीज़ें बनाई गई हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी चाहिए आपको। बुक्स इसमें किसने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा, बुक्स लिखी, वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल एनसीईआरटीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, वो इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे ही मिल जाएगा ईवीकेएस के। और साइंस बायो के 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 ईवीकेएस से बन रहे थे, ठीक है। अब जिसको जलना है, जिसको झटका लग रहा है, जो मर्जी लगता रहे, ठीक है। और यही फ़र्क होता है एक स्पेशलाइज्ड टीचर्स पे पढ़ने का और पढ़ाने का, कि जब टीचर खुद ही से बैकग्राउंड से हो कि सीएपीएफ भी क्लियर किया हुआ है और मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कैसे रुक जाएगा। सेल से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले, उसमें प्रोकार्योटिक से रिलेटेड और एंटीबायोटिक से रिलेटेड सेल से जोड़ के क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन थे, सॉरी 4। ऑर्गेनेलिस मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन देखने को मिला, लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। और इसमें से ये जो 4 हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हो रहे थे। ऐसा नहीं है दोस्त एनसीईआरटी की वैल्यू खत्म हो गई, नहीं, एनसीईआरटी की वैल्यू है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी की वैल्यू है ऐसा कहना गलत होगा। एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट, एज इट इज लाइन मिल जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, और इसलिए एनसीईआरटीज कवर करवा रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटीज के बियॉन्ड भी तो जाना होगा ना दोस्त। और एनसीईआरटीज में अगर आप 11th क्लास के एनसीईआरटी कवर कर लेते हो, फिर आपको बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो लिमिटेड नॉलेज है उससे क्वेश्चन करो, और थीम्स से क्वेश्चन करो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स, राइट, वी हैव टू आइडेंटिफाई। एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आया, जैसे लैक्टेज से रिलेटेड था, तो इन फ्यूचर पेप्टेज, अमाइलेज, इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये जो ऑप्शंस में रहते हैं ना, तो यही क्वेश्चंस बाद में बनते हैं। मीनवाइल हार्ट और ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला। तो मतलब ऑर्गन्स जो हैं हमारे और जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका
फ्लावर से जोड़ के क्वेश्चन देखने को मिलता है। मीनवाइल टिश्यू इस बार नहीं था एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन प्लांट टिश्यू के बेसिस पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब एनिमल और प्लांट टिश्यू की बात हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था इस बार एग्जाम में। ऑर्गेनिक फार्मिंग 8th क्लास के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी गलत करेगा ना यार, फिर तो कैसे बात बनेगी उसकी। डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन तो गलत कर ही नहीं सकते। बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, ये तो मतलब बेसिक है। अब इसके अलावा विटामिन्स यू हैव टू प्रिपेयर मैच द फॉलोइंग में उनके जो नाम है वो एग्जाम में आ जाते हैं, तो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। हेरिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। और फिजिक्स 9 क्वेश्चन थे, एवीकेएस के 100 से 7 हो रहे थे, और 2 क्वेश्चन मैंने बताया वो एनसीईआरटी 11th क्लास से हो रहे थे और एक्सप्लेन किए हुए थे क्लास में। ये टेम्परेचर वाला वो 2 क्वेश्चन थे। पहले लॉ ऑफ मोशन उसने पूछा, सेकंड मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन था। 3 लॉ हैं जो मोशन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस बार सेकंड पूछा, मतलब तीनों में से ज्यादातर जब क्वेश्चन फ्रेम करता है वो सेकंड और थर्ड पे करता है। फर्स्ट पे भी करता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। टेम्परेचर और प्रेशर से क्वेश्चन फ्रेम करता है, इस बार टेम्परेचर के क्वेश्चन फ्रेम किए, और उसमें से पीवाईक्यूज अगर जिसने अच्छे से किए होंगे वो ये वाला क्वेश्चन कर लेगा। ऑफ कोर्स उसको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिक्स के मामले में। और इसमें ट्रिपल पॉइंट पूछा था जब तीनों एक ही स्टेट में हो, और यहाँ पे लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेव्स में एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन पास्ट में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे क्रोनोलॉजी में लगाना भी आया हुआ है। जो ये स्पेक्ट्रम है इसमें यूवी है, आईआर है, गामा है, वी हैव टू प्रिपेयर दिस थिंग्स आल्सो। ऑप्टिक्स इज इंपॉर्टेंट, मिरर उसमें कनकेव ज्यादा पूछता है कन्वेक्स की कंपैरेटिवली। इस बार कम क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पास्ट में फिनोमेना बेसिस पे क्वेश्चंस, डिस्पर्जन, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। वी हैव टू प्रिपेयर ऑप्टिक्स वेरी वेल। ये मैराथन वीडियो आ चुकी है इन चीजों की, एवीकेएस से कर सकते हो। लास्ट ईयर लगभग 37,000 कैंडिडेट्स ने बेनिफिट लिया था उस वीडियो का। इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिक सेल पे क्वेश्चन पूछा था, उसमें प्राइमरी वाले पूछा था, सेकेंडरी भी होता है। स्पीड टाइम से रिलेटेड थोड़ा सा एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था मोशन का। अब कुछ लोग मैसेज करते रहेंगे, तंग होते रहेंगे, सर न्यूमेरिकल्स कितने करें, कौन सा न्यूमेरिकल करें। दोस्त 1-2 क्वेश्चन आना है, बेसिक फॉर्मूला के बेसिस पे आना है, वो फॉर्मुलाज कर लो। अब वो निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि टाइम के कंटेक्स्ट में हमें एग्जाम करना है। 120 मिनट मिलते हैं 125 क्वेश्चन में, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के भी होते हैं। अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगा सकते क्वेश्चन पे। आपको सीधा हिट हो रहा है तो आप कर दोगे। अब बहुत ज्यादा मतलब उसी क्वेश्चन पे लगे पड़े हो, बाकी पेपर छूटता जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। हर एक क्वेश्चन की सेम वेटेज है हमारे एग्जाम में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। वेव से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, इसमें ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें साउंड और लाइट से रिलेटेड चीजें हमें देखने को मिलती है। फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, तो वी हैव टू प्रिपेयर दीस टॉपिक्स वेरी वेल। केमिस्ट्री की बात करें, पीरियोडिक टेबल से ही 2 क्वेश्चन देखने को मिले। पीरियोडिक टेबल तो भाई पढ़नी पड़ेगी ना, कौन सा मेटल है कौन सा नहीं है, मेटलॉइड है। लास्ट की जो 2 लाइन है ना, उसी से क्वेश्चन बन रहा था एक। तो पीरियोडिक टेबल इसने ध्यान से देखी होगी। इसमें रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप गलती नहीं कर सकते, सीएपीएफ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे और वहां पे रिटर्न क्वालिफाइड होने वाले कैंडिडेट्स का नंबर्स काफी अलग रहता है। और यहां पे कंपटीशन जीके वाले में नहीं है, यहां पे कंपटीशन इंग्लिश के पेपर में है। लेकिन यहां पे जो सीएपीएफ में पेपर 1 और पेपर 2 में ही रियल कंपटीशन है दोस्त। उसमें भी ज्यादा स्कोरिंग पार्ट पेपर 1 है पेपर 2 के कंपैरेटिवली। मैटर पे क्वेश्चन देखने को मिले, सोप से 2 क्वेश्चन आए और रिपीट नेचर का है, एनसीईआरटी में भी है। कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। डिटर्जेंट से इसमें हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रूफ डाला हुआ है उस चीज का। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछती है यूपीएससी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछती है। और केमिस्ट्री की मैराथन वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी आपको। वैलेंसी बेसिस पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, उसका मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आया था। बेकिंग पाउडर तो 50 बार पूछ लिया होगा, ये भी गलत कर दिया तो फिर दिस, अच्छा पीवाई क्यों बताना रहेगा इसमें माइंड में, बता देता हूँ फटाफट। ये सेल वाला ये पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है। एंजाइम वाला कॉमन सेंस के बेसिस पे था, ये पीवाईक्यू है। डिजीज वाला पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है आपका, ये कॉमन सेंस के बेसिस पे था। मतलब ये क्वेश्चन से कैंडिडेट इजीली कर सकता था। ये उसको थोड़ा डीप स्टडी चाहिए, ये उसको थोड़ा सा और स्टडी चाहिए, तो ये पिगमेंट वाले में थोड़ा और स्टडी चाहिए उसको। और केमिस्ट्री फिजिक्स वाले में ये पीवाईक्यू था, ये पीवाईक्यू था, ये पीवाईक्यू था, ये वाला पीवाईक्यू था, ये फॉर्मूला बेस्ड पीवाईक्यू था। ये उसको थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए उसको कैंडिडेट को करने के लिए। और अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल वाला तो देखो नेचर अलग अलग रहता है, टॉपिक सेम रहता है, तो पीरियोडिक टेबल जिसने अच्छे से तैयार कर लिया उसका क्वेश्चन बन जाएगा। सोप वाले टोटली पीवाईक्यूज थे। और ये एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें अल्कलाइन नेचर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई थी वो अल्कली से, तो वो एग्जाम में पूछा। बेकिंग पाउडर वाला तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया भाई, ये भी गलत करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसके फॉर्मूला इज ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है।
कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन से अभी तक हमने एनालिसिस नहीं किया, हमारे सोच से है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मेरे हिसाब से 6 में से आराम से 3-4 क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ये फेवरेट चैप्टर्स हैं यूपीएससी के। लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछेगा, असेंबली लैंग्वेज में क्वेश्चन था, मेमोरी पे क्वेश्चन पूछेगा, फ्लैश मेमोरी पे क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन पूछेगा, यूनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, टेक्नोलॉजी में सीडीएमए से रिलेटेड था, स्पेस से भी क्वेश्चन पूछता है टेक्नोलॉजी में, हालांकि ये कंप्यूटर की बात हो रही है। वो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा। पास्ट में अभी एक क्वेश्चन था, अभी सीएपीएफ में बहुत ईजी कैटेगरी के क्वेश्चन कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें 5-6 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप आराम से 5 में से 3 क्वेश्चन कर सकते हो। और करने को तो जिसकी भाई कंप्यूटर साइंस में जिसने इंजीनियरिंग की है वो 5 के 5 भी कर ले। लेकिन यहाँ पे कोडिंग या उसकी वो जो ग्रेजुएशन वाली नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी का दायरा कवर करते हुए फैक्ट्स उसको कितने पता है वो इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। इकोनॉमी, भाई इस बार की इकोनॉमी काफी इजी थी, जिसको टफ लग रही होगी उसको पढ़ने की जरूरत है जीवन में। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। इसमें भी 3 डायमेंशन है, वो पता होना चाहिए। इंडेक्स के बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिला। ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पीवाईक्यू रिपीट हुआ है, बजट का टोटली पीवाईक्यू है, इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड ज्यादा वेटेज रहती है हमारे बजट में, एक्सपेंडिचर में। स्कीम्स पूछी गई, मोस्टली स्कीम्स एग्रीकल्चर बेस्ड पूछता है वो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्वेश्चंस देखने को मिला। इंश्योरेंस बेस्ड जिसने स्कीम तैयार की होंगी वो देखने को मिला। स्किल बेस्ड स्कीम्स देखने को मिला। स्कीम्स सारी यूट्यूब पे कवर करवाऊंगा, लास्ट ईयर भी कवर करवाई थी। स्कीम्स में हमको ये पता होना चाहिए किस ईयर में स्टार्ट की गई, क्योंकि पास्ट में ईयर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। मीनवाइल उसका मिनिस्ट्री, अब एक क्वेश्चन था इसमें हमने वो क्लेम नहीं किया, देखो वैसे क्वेश्चन थे। जब मैं पेपर 2 कवर करवाता हूँ इसमें मैंने 13-14 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने अभी डायरेक्ट क्लेम नहीं किए, लेकिन जब हम पेपर 2 पढ़ा रहे होते हैं तो इस तरीके के टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही होती है तो उसमें वेरियस स्कीम्स की बात होती है। तो उसमें एक स्कीम थी सांसद ग्राम योजना से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स वो उसकी मिनिस्ट्री पूछ लेगी किस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर वो एक ऑप्शन में था, केवल उस ऑप्शन से आंसर आ जा रहा था। तो भाई जब पता है वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। तो ये आपकी जनरल अवेयरनेस है, ये आपकी पेपर 2 की नॉलेज है। ये जब मतलब स्कीम्स आपको तैयार करनी है, विमेन से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड कौन से स्कीम्स हैं, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कौन से स्कीम्स हैं, और बच्चों से रिलेटेड कौन से इनिशिएटिव्स हैं, स्किल बेस्ड वो ज्यादातर पूछता है। तो वो एक एग्जाम एक अच्छा एक क्वेश्चन और ऐसे ही बन रहा था, वो भी नहीं क्लेम किया। तो ये जो अभी 77 नंबर दिखा है, इसके अलावा बता रहा हूँ आपको, उसमें बेसिक जो विलेज इंटरप्रेन्योरशिप पे स्किल प्रोवाइड करवाने की स्कीम थी, और उसमें बोल दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को छोड़ देंगे और ऑल वुमेन एक्सेप्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जुड़े हुए पर्सन। यहाँ पे आप एक्सट्रीम चले गए भाई, स्किल प्रोवाइड करवाने बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्यों छोड़ेंगे? मतलब एक ऐसे सेक्टर को जिसको सरकार इंपावर करना चाहती है उसको क्यों छोड़ेगी वो? तो जब आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली उस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे। उसमें हमारी बुक में से 2 स्कीम वाले थे, आपको तीनों पता होनी चाहिए थी तभी आप आंसर कर पाओगे। मेनली ये तीसरे वाले पता होनी चाहिए थी, इससे आंसर निकल रहा था, लेकिन ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। तो किस एरिया में पायलट प्रोजेक्ट था, एम क्या है, ईयर क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन पूछता है, ये भी इसमें हमने नहीं डाला, लेकिन ये भी हम जैसे पेपर 2 पढ़ाते हैं तब वहाँ पे कवर कर लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड एक बड़ा कंसर्न है, वो सरकार को जब विमेन से रिलेटेड योजनाएं आती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जब सरकार ऑफिशियल सेक्टर से जोड़ता है लोगों को, उसका एक बड़ा रीजन है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो सके। उसने डेफिनेशन पूछ ली, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पास्ट में एग्जाम में आ चुका है था, इस बार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा। लेकिन जब भी हम नेशनल जो हेल्थ फैमिली सर्वे है उसको तैयार करते हैं, 5वां 6ठा जब वो आता है, तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के बारे में बात होती है, इन डेफिनेशंस के बारे में बात होती है। तो एक कैंडिडेट को ये बात पता होनी चाहिए। इसमें ये था कि मान लो कि पिछले जब जन्म लिया किसी ने, उसके 1 साल के अंदर 1000 बच्चों के जन्म पे कितनों की डेथ हुई, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। मैटर मोर्टेलिटी रेट में ये नंबर 1 लाख पे कंसिडर किया जाता है, 1 लाख बर्थ्स पे। यही एग्जाम में क्वेश्चन था, पास्ट में जब क्वेश्चन पूछा वहाँ पे नंबर दे दिया 1000, 1 लाख, 10,000, कंफ्यूज कर देता है वो। तो 1 लाख है भाई, और वो कब तक का टाइम पीरियड देखता है जन्म में, जैसे इसमें 1 साल का टाइम पीरियड है, उसमें 42 डेज तक प्रेगनेंसी या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 42 डेज तक उसमें वो कंसिडर करता है, और उसमें मदर की डेथ की बात हो रही होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इस बार जो इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं पूछे जो उसको पूछने चाहिए थे, मतलब हर बार वो पूछता है, मतलब एक कैंडिडेट को जो तैयार करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जिसमें M1, M2, M3 ये हम तैयार करते हैं, जो लिक्विडिटी ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई की कर्व बनती हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट, कंपटीशन ये क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब एक कैंडिडेट को ये भी तैयार करके जाना चाहिए, स्कोरिंग पार्ट रहता है उसमें। फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, किसी ने कोई किताब लिखी होगी, किसी ने कोई थ्योरी दी होगी, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पास में एक क्वेश्चन साइड में करंट अफेयर्स की बात कर लेती है। भाई करंट अफेयर तो इतना वास्ट है, एक कैंडिडेट क्या तैयार करे? एक कैंडिडेट इनको ध्यान में रखते हुए तैयार करे। और इस बार जैसे मान लो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो, मतलब ये कीवर्ड हमने चूज कर लिए यूपीएससी के कि प्रोजेक्ट्स वो पूछ सकता है। तो एक प्रोजेक्ट था स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, CSIR का प्रोजेक्ट था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थी, 2 स्टेटमेंट थी, उनमें से एक ठीक थी एक गलत थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
किसके साथ कोलैबोरेशन में चल रहे हैं, उसका एम क्या है, ये 2 बातें पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट की। टेक्सटाइल सेक्टर में, और एक सनराइज सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो जीके बेस्ड क्वेश्चन था। तो टेक्सटाइल सेक्टर में भाई पीएम मित्रा, ये भी हमने क्लेम नहीं किया, 10 बार पढ़ाया होगा ये क्लास में कम से कम, कि भाई आत्मनिर्भर भारत बनना है, उसके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है पीएम मित्रा इज देयर। ये मैंने यूट्यूब पे भी कवर करवाए हुए हैं एक्स फैक्टर वाली सीरीज में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये जनरल नॉलेज बन जाता है एक बार न्यूज में आने के बाद। तो पीएम मित्रा इज देयर, टेक्सटाइल में इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसमें कैसे इंडिया एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो ये प्रोग्राम थे, स्किल ट्रेनिंग और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से रिलेटेड, और ये स्किल विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम वो जो इकोनॉमी वाला मैं बता रहा था। समिट से रिलेटेड, वो जो WHO की समिट हुई वो 2nd नंबर की थी, उसने 3rd दे दिया। देखो कितना बारीकी पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा, कहां पे हुई ये भी पता होना चाहिए, कौन से नंबर की थी ये भी पता होना चाहिए, किसकी थी ये भी पता होना चाहिए। थीम्स तो ऑलवेज यू हैव टू प्रिपेयर। पेसा महोत्सव था विशाखापट्टनम में हुआ, वो पूछ लिया एग्जाम में। ऐप लॉन्च हमारे एग्जाम में पूछता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ पूछ लिया, ऑल द अबव आंसर था। फर्स्ट एवर, कोई भी जैसे मान लो कि जो स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप में फर्स्ट एवर अचीवमेंट होती है किसी तरीके की, वो पूछ लिया, और उससे जुड़े हुए खिलाड़ियों के नाम पूछ लिए इस बार। उसमें से जिसको पता होगा फेमस चेस प्लेयर थे तो इजीली एलिमिनेट कर सकता था। ब्रिजेस टोटली जीके बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया के क्या टारगेट है एनवायरमेंट को लेके, ग्रीन एनर्जी को लेके, वो एग्जाम में पूछे थे। एक एक क्वेश्चन था इनके सारे के बेसिस पे। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, उससे रिलेटेड जब भी कोई यूनिक चीज होगी क्रिकेट में तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी ने फर्स्ट टाइम इतनी विकेट्स ले ली, इतने रन बना लिए, या दोनों इकट्ठा कर लिया। ऑपरेशन पास्ट में एग्जाम में क्रोनोलॉजी में सीएपीएफ में एग्जाम में आया था, इसमें भी ऑपरेशन पूछ लिया श्रीलंका से रिलेटेड। अवार्ड्स इस बार नहीं थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो जीके बेस्ड क्वेश्चन थे कि पोर्ट्स ट्राइब ये हमें करना ही चाहिए। लैंडलॉक पोर्ट पूछ लिया ज्योग्राफी में, अब पता है जवाहरलाल नेहरू नहीं है भाई लैंडलॉक, सिर्फ ये पता होना चाहिए, आंसर आ जा रहा था। बाकी 3 के बारे में नॉलेज है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइब्स अंडमान निकोबार की मोस्ट इंपोर्टेंट है, पास्ट में भी एग्जाम में आ चुकी है, सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एमओडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। ये है हमारा ज्योग्राफी। 21 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे, 14 डायरेक्ट क्वेश्चन सोर्सेज से बन रहे थे और 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन से बन रहे थे। अभी टेस्ट सीरीज मैंने देखा नहीं है, इसमें 1-2 क्वेश्चन वहां से बन रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस हाईली रिपीट नेचर के थे, कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेसिस पे थे, और कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेसिस पे थे। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी जरूरी है क्वेश्चन करने के लिए। और पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन था, फैक्ट था, कौन सी थ्योरी किसने दी, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। वो जियोमॉर्फोलॉजी से बात करें तो रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और उसमें भी ये पूछ लिया इग्नियस रॉक्स में, हाँ भाई जो बसाल्ट है या सिलिकेट की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है, ये जब नॉलेज हो कि वो किस एक्सक्लूसिव है, इंट्रूसिव है बसाल्ट, ये जब नॉलेज रही है कैटेगरी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से आंसर कर पा रहे थे आप। हर एक स्टेटमेंट पता हो जरूरी नहीं। मैग्मा के बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा था। वेदरिंग में केमिकल भी पूछ लिया और मैकेनिकल भी पूछ लिया, इन फ्यूचर फिजिकल भी बन सकता है। ऑफ कोर्स माइनर डिफरेंस है इनके बेसिस में। दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम में नहीं थे लेकिन पूछता है हर बार। लैंड फॉर्म्स, अर्थक्वेक, एनडीए में एग्जाम में क्वेश्चन आया था अर्थक्वेक से इस बार वाला। हॉट स्प्रिंग गीजर्स, इरोजन, डिपोजिशन, सेडिमेंट्री रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लेगा रॉक से रिलेटेड। रॉक्स से तो क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, मतलब तैयार करके जाना है कैंडिडेट को। अब ओशनोग्राफी की बात कर लेते हैं। कारण पूछ लिया ओशन करंट का जनरेट होने का, उसमें प्राइमरी कारण के बेसिस पे पूछ लिया। भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उस चीज के लिए, पूरे अपने आप में कॉन्सेप्ट है। पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जांपल मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं, कोल्ड करंट लोकेशन के बेसिस पे, ओशन करंट लोकेशन के बेसिस पे। अब जब आदमी ये तैयार करता है, ये हमने क्वेश्चन लगाया नहीं उसमें, लेकिन ये क्वेश्चन हर कोई पढ़ाता है यार क्लास में। अगर ये नहीं पढ़ा रहा है ना, फिर वो पढ़ा ही नहीं रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली कवर हो जा रहा था। इसमें एक क्वेश्चन था जो ऑर्थो मेटामॉर्फिक से रिलेटेड था, वो नहीं कवर था क्लास में, लेकिन उसकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो क्लास में कवर थी, वो प्रॉपर डेफिनेशन थी। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हम दिखाएंगे प्रूफ में ऐसे भी थे जिसकी कुछ स्टेटमेंट्स नहीं मिल रही थी, कुछ स्टेटमेंट मिल रहे जा रहे थे एग्जाम में, वो हमने इसमें कवर नहीं किया। सरगासो से रिपीटेड क्वेश्चन था, टाइड्स का हाईली रिपीटेड क्वेश्चन था, मोस्ट इजी कैटेगरी के क्वेश्चन थे दोनों। क्लाइमेटोलॉजी से टेम्परेचर इन्वर्जन में हाईली रिपीट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। और शिप्ला में फैक्चुअल क्वेश्चन जिसको पता होगा, देखो इतना फैक्ट पे ध्यान जाता है, ये हमने कवर करवाया था। सतलुज वैली उसमें आंसर था, तो वो क्वेश्चन पूछा गया। मतलब रिवर बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, और रिवर बेस में भी ये तो काफी इजी कैटेगरी क्वेश्चन थे। पास्ट में जो क्वेश्चन आए वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बेसिस पे, ट्रिब्यूटरी के बेसिस पे, डैम्स के बेसिस पे, प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे, ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने बनते हैं। मीनवाइल फॉरेस्ट ट्रीज मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था, उनके एग्जांपल कैंडिडेट को तैयार करने ही करने चाहिए। वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। मीनवाइल सोइल में ब्लैक सोइल हाईली रिपीट नेचर का क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है। रिवर वाला भी पीवाईक्यू था, पासेस वाला भी पीवाईक्यू था,
पोर्ट्स वाला भी पीवाईक्यू था दोस्त, ट्राइब्स वाला भी पीवाईक्यू था, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, नेशनल पार्क वाला पीवाईक्यू था कि भाई केवल लामचू मणिपुर में है, और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, इसमें करेवा फॉर्मेशन है, टोटली पीवाईक्यू क्वेश्चन था। माइंस एंड ओर्स यू हैव टू प्रिपेयर, वो एग्जाम में नहीं था, वो आ सकते हैं। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस समझो दोस्त, पीवाईक्यूज अच्छे से नहीं कर रहे हो, तैयारी अधूरी है। एक तैयारी में एक सब्जेक्ट की क्लास, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसके फैक्ट्स को पूरा करना, मतलब ओवरऑल सिलेबस को टच करना, पीवाईक्यूज के बेसिस पे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक्स को कवर करना और टेस्ट लगाना, क्योंकि टेस्ट से ये पता चलता है कि मुझे कितना याद है। पेपर 1 के लिए एक कैंडिडेट को जीएस पोर्शन के लिए ये जरूर करना चाहिए, उसका एग्जाम कोई माइकल लाल रोक नहीं पाएगा अगर वो ऐसे तैयारी करता है तो। प्रिपेयर अंडर द राइट गाइडेंस, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता, समय एक ही बार, मौका एक ही बार मिलेगा, बार बार मौका बहुत कम खुशनसीब लोग हैं जिनको ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो दे सकते हैं। हमें हर एक अटेम्प्ट में, जो ये इस बार वाला अटेम्प्ट है, अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत और पूरी जो बोलते हैं ना ब्लेसिंग्स भगवान की चाहिए, तब हम डेफिनेटली एग्जाम में क्रैक करेंगे। और भगवान उसकी हेल्प जरूर करता है जो मेहनत करता है, जो खुद की हेल्प करता है। अब मुझे दोस्त ये बता दो, अब यहां तक कौन कौन खिलाड़ी पहुंचा है मेरे साथ? रात के 11 बजे, 11 टाइम हो गया अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है दोस्त। अब एग्जाम रुकना नहीं चाहिए, जितना हो पाएगा अपनी तरफ से ह्यूमन कैपेसिटी में यूट्यूब पे सारा कोर्स फ्री ऑफ द कॉस्ट कवर करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी।